हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही खुश हैं, मस्त हैं और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे हैं। ऐसा तो मैं सोचती हूँ आप लोग कर रहे हैं। नहीं, फटाफट आओ, जल्दी से क्लास को ज्वाइन करो और जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दो कि यस मैम, जितने भी आपने अब तक वन शॉट दिए हैं वो सब हम रेगुलर पढ़ के उनको रिवाइज कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर लिखने के लिए आपको क्लास को ज्वाइन भी करना होगा। तो फटाफट आ जाओ। मैं पूनम प्रजापत कक्षा 11वीं में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आप सब अच्छे हैं क्योंकि आप लोग लगातार चीजों को देख करके जो कमेंट्स लिख रहे हैं उनसे हम लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाता है कि हाँ, हमारे बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं, पर कुछ चीजें होती हैं जो डाउटफुल हो भी सकती हैं, जिन पर आपको वर्क करना है ना। क्योंकि एक बार चीज पढ़ने से शायद आपको क्लिक ना करे बेटे, लेकिन उस चीज को एक या दो बार आप अगर वापस रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली जो चीजें आपकी छूट चुकी हैं वो भी कवर हो जाएगी। ठीक बात है। तो अच्छे से फटाफट जल्दी से जो चीजें पीछे हो चुकी है उनको रिवाइज करना है। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3। इसका नाम क्या है? इसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में क्या भाई, आवर्तिता। जैसे कि हम इस चैप्टर में नाम से स्पष्ट हो रहा है कि हम लोग करने वाले हैं क्या, हम लोग करने वाले हैं आवर्त सारणी की डिटेल के अंदर डिस्कशन, पूरा का पूरा कि आवर्त सारणी कहाँ से किस तरह से ली गई और इसमें जो तत्व हैं उनको कैसे अरेंज किया गया, इनको इस तरह से ही क्यों रखा गया, ये सब क्या है, ये सब हम कौन से साइंटिस्ट ने कैसे बात की, किसने कैसे बताया, किस तरह से तत्वों का वर्गीकरण हुआ, ये सब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। राइट। तो आपके सामने आपको स्क्रीन के ऊपर क्या दिखाई दे रही है? आवर्त सारणी तो दिखाई दे रही है। ये आवर्त सारणी हम सब जानते हैं। अब तो ऐसा पड़ाव आ चुका है कि हम सब बहुत बार 9th 10th में भी आवर्त सारणी को एक बार देख चुके हैं। यानी ये विचित्र प्राणी तो नहीं है अपने लिए, हम इसको जानते तो हैं, पर इनके जो तत्व हैं, जो 118 तत्वों की आवर्त सारणी बनाई गई है, वो किस तरह से अरेंज है, उनको किस तरह से रखा गया है, उनके नाम क्यों इस तरह से लिखे गए हैं, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस पाठशाला को, इस वन शॉट को जो 3rd चैप्टर का है, जिसमें अपन आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक नजर उस पर। क्या है? आज हम पढ़ेंगे बेटा डॉबेराइनर त्रिक, यानी कि आवर्त सारणी जब बनी थी, सारणी कहूं या फिर तत्वों की जब खोज की गई थी, तो तत्वों को इस तरह से अरेंज किया गया या उन्हें ग्रुप में एक साथ रखा गया था, तो वो किस किस साइंटिस्ट ने बताया? तो उनमें से एक डॉबेराइनर है, फिर न्यूलैंड है। ये आए और इन्होंने तत्वों के अरेंजमेंट के बारे में बताया, इनके जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो सब के बारे में डिस्कस किया। साथ ही जब ये बातें हुई तो फिर मेंडलीव नाम का एक वैज्ञानिक आया और उसने भी इस पर चर्चा की और उन्होंने कई हद तक जो तत्व रिसर्च में आ चुके थे उनको अरेंज करके बताया। फिर आपके आधुनिक आवर्त नियम, जो कि आपका हेनरी मोजले द्वारा प्रस्तावित किया गया, जो कि फाइनल डिसीजन था। उसके बाद इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो आवर्त सारणी बन चुकी थी उसमें प्रतिनिधि तत्व के रूप में किसको यूज किया जाता है, किसको कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है जिसको आपको पढ़ने के लिए लास्ट तक जुड़े रहना होगा, जहां से क्वेश्चन भी आता ही है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे परमाणु त्रिज्या, और इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में डेफिनेटली छपा हुआ है ना। मैं ये ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, अपने अनुभव से तुम्हें बता रही हूँ कि हर साल मैंने यहाँ से प्रश्न आते हुए देखा है। लगातार 12 साल की ये जर्नी जो मेरी रही है इसके अंदर, तो अच्छे से टॉपिक को पढ़ना है तो लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहना होगा। प्रॉमिस करो फटाफट कि यस मैम, हम लास्ट तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर के वन शॉट को। इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या, जेनेसिस ऑफ द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन डॉबेराइनर ट्रेंड्स। यानी ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि अपने पास जो पीरियोडिक टेबल है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है ना। उत्पत्ति कैसे हुई? पीरियोडिक टेबल जो है सबसे पहले उसकी उत्पत्ति का क्या कारण था, किस तरह से उसे अरेंज किया गया। अब ये नहीं पढ़ेंगे कि आई क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों हुई, ये सब अब वन शॉट में डिस्कस करने का समय नहीं, क्योंकि यहाँ हम केवल उन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। डन। तो सबसे पहले डॉबेराइन नामक वैज्ञानिक आया और उसने समान गुण जो
समान गुणों वाले जो तत्व होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हुए कुछ तत्वों को इस तरह से क्या किया भाई, व्यवस्थित किया। किस तरह से व्यवस्थित किया? क्योंकि मध्य का जो तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे के तत्व के औसत परमाणु द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। जस्ट थिंक अबाउट दिस, क्या कि आपके पास 3-3 एलिमेंट का एक ग्रुप तैयार किया गया और उसमें से फर्स्ट और थर्ड के परमाणु भार को जोड़ा और फर्स्ट और थर्ड के जोड़ करके उसका औसत जब निकाला तो उसका द्रव्यमान सेकेंड वाले तत्व के द्रव्यमान के बराबर आया और इसे त्रिक कहा गया क्योंकि इसमें 3 तत्वों का समूह लिया गया। राइट, बात समझ में आ गई होगी। और जब इसको प्रस्तावित किया गया तो कुछ परिणाम प्राप्त हुए जिनकी सूची आपके सामने है, जिसमें ये कहा गया कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आपके सामने है। राइट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की मैं बात करूं तो इनके जो भार है वो कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। इसको यानी कि फर्स्ट और थर्ड को जोड़कर, लिथियम और पोटेशियम के परमाणु भार को जोड़कर जब उसका क्या निकाला जाए, औसत निकाला जाए। बेटा औसत का मतलब क्या होता है ना? औसत का मतलब क्या होता है? जितने अपने पास पहला और दूसरा 2 राशियां हैं उनको जोड़ो और उसके अंक का क्या कर दो, उसकी गिनती में कितने हैं वो, है ना, तो उसका क्या कर देना चाहिए, भाग दे देना चाहिए, वही उसका औसत निकाल देना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाता है 23, जो कि किसका है भाई, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है। क्लियर, बात समझ में? ज्यादा लंबा डिस्कशन की जरूरत नहीं, ये सब चीजें हम सब जानते हैं। कंटिन्यू करते हुए क्लोरीन के बारे में, कैल्शियम के बारे में भी इस प्रकार के समूह दिए गए, बट यहाँ पर इसमें कुछ कमियां रह गई। यानी कि 20 तक तो इनको वेरी किया गया, समझ में भी आ गया था कि चलो भाई 20 जो तत्व हैं उनके बारे में तो ज्ञात हो गया, 20 तक तत्वों का ये त्रिक काम भी कर गया, पर इसके बाद तत्व तो बहुत सारे थे ना, इतने से तो काम नहीं चलेगा, सब पर लागू होना चाहिए नियम, मतलब तो सब पर नियम आना चाहिए। बट अब इसकी कमियों के बारे में बात करें तो सीमाएं क्या रही? सीमाएं कुछ इस प्रकार रही कि जो आपके पास त्रिक था, जो आपके पास त्रिक है, वो कुछ तत्वों को एक साथ समान विशेषताओं के साथ क्या कर दिया गया, समूहीकृत करने में सहायक थे कुछ ही तत्वों में, लेकिन वह उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों की त्रिक में व्यवस्थित नहीं कर पाया। जितने तत्व ज्ञात थे, 118 ज्ञात नहीं थे बेशक उस समय, बट जितने भी ज्ञात थे उनमें भी वो त्रिक लागू नहीं हो पाया। राइट, तो चलते हैं आगे। फिर ये कह रहा है, अगला साइंटिस्ट आया, भाई कमी होती है तभी तो दूसरों को मौका मिलता है रिसर्च करने का, तो कमी हुई डॉबेराइनर में। तो अब आया कि न्यूलैंड कहा कि जो तत्व आपको अब तक खोजे गए हैं उन तत्वों में क्या होता है, 8 तत्वों का समूह होता है, जिसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा गया, जिसमें उसने कहा कि ये बिल्कुल वैसे ही कोरिलेट करता है, एक संबंध प्रदर्शित करता है किसके साथ, जैसे सरगम जो होती है, सा रे ग म प द नि सा, तो पहला और 8वां सिमिलर होता है, उसके गुणधर्म सिमिलर होते हैं, तो वैसे ही तत्वों में भी पहला और 8वां जो तत्व होगा वो सिमिलर कैरेक्टर्स शो करता है। राइट, बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं कि जॉन न्यूलैंड ने अष्टक वर्ग के नियम को यह कहते हुए प्रस्तावित किया कि जब तत्वों को परमाणु द्रव्यमान बढ़ने के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो 8वां समान, पहला और 8वां जो तत्व होता है वो समान गुण प्रदर्शित करता है। न्यूलैंड ने इसे सप्तक का नियम कहा क्योंकि इस तरह का संबंध संगीत के नोटों में, यानी कि संगीत के जो स्वर होते हैं, नोट्स होते हैं, उनमें भी वर्क करता है। तो इनका वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 7 के बाद में सोडियम 8 नंबर पर आया, तो इसका गुण किसके समान प्रदर्शित होता है बेटा, लिथियम के समान ये गुण प्रदर्शित करता है, यानी एक ही वर्ग में समान गुण प्रदर्शित करने वाले ही आएंगे। तो बात समझ में आ गई, ठीक है भाई, मान ली, चलो तुम्हारी भी मानी, पर ये भी कैल्शियम तक ही वर्क किया है ना। उसके बाद में तत्वों का क्या, बाकी जो तत्व हैं बेचारे यूं ही है क्या, ऐसा तो नहीं है बेटा, उनके ऊपर भी रिसर्च होना चाहिए, वो नहीं है ये नियम उस पर भी लागू होना चाहिए, बट ये भी क्या कर पाया, ये भी क्या उनका समाधान दे पाया। तो देखते हैं इसने क्या सीमाएं थी। यह वर्गीकरण केवल कैल्शियम तत्व तक ही सफल रहा, सेम थिंग। इसके बाद प्रत्येक 8वें तत्व के पास समान गुण नहीं थे क्योंकि एक ही समूह में इनके ऊपर स्थित तत्व जब बाद के चरणों में महान गैस
तत्वों की खोज की गई तो तालिका में उनके समावेश में पूरी व्यवस्था को बिगाड़ दिया गया। महान गैस मतलब अक्रिय गैस। अक्रिय गैसों के बारे में जब बात की गई तो उनके आते से ही सारी व्यवस्था डगमगा गई, है ना, सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई, तो ये नियम तो लागू ही नहीं हुआ, है ना। तो फिर उसके बाद कौन आया, अब इसमें भी कमी आ गई तो फिर नए लोग, नई बातें, नई चर्चाएं। तो अब अपने पास कौन आया भाई, मेंडलीफ आया। बेचारा मेंडलीफ ने तत्वों को लिया, उनको अच्छे से व्यवस्थित किया और व्यवस्थित करने के बाद उन्हें किस क्रम के आधार पर, यानी परमाणु क्रमांक भार किस आधार पर उन्हें व्यवस्थित करना चाहिए। तो आप सब जानते हैं कि जो मेंडलीफ था उसने परमाणु भार के आधार पर आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया, या यूं कह दूं कि तत्वों को व्यवस्थित किया। तत्वों को व्यवस्थित करने के बाद उन्हें सारणीबद्ध किया, तभी तो आवर्त सारणी की उत्पत्ति हुई। यानी सबसे पहले मेंडलीफ ही था जिसने तत्वों को एक सारणीबद्ध किया। क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो आपको ये मतलब कि आप अभी 11th में हैं, कुछ बच्चे अगर देख रहे होंगे, हो सकता है नीट और जेई का क्रैश कोर्स भी वो ले रखे होंगे, तो वहां पर भी उनको ये सब चीजें समझ में आ जाएगी। राइट, बात समझ में आई? तो आ जाओ जल्दी से चलते हैं, शुरू करते हैं सारणी के बारे में डिस्कस करना। क्या कह रहा है, मेंडलीफ की आधुनिक कानून, यानी कि मेंडलीफ के जो आधुनिक नियम थे वो क्या थे, रूल्स क्या थे। तो कहा तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण एक आवधिक है, यानी कि आवर्तित गुण है। आवधिक मतलब आवर्त गुण, है ना, आवर्तित गुण धर्म है। यानी कि मेंडलीफ ने सबसे पहले तत्वों को जब अरेंज किया तो उन्होंने तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों को एक आवर्तित गुण बताया और कहा वो उनके परमाणु द्रव्यमान का कार्य करते हैं की तरह कार्य रिप्रेजेंट करते हैं। मेंडलीफ ने उस समय ज्ञात तत्वों को व्यवस्थित किया जिसमें परमाणु द्रव्यमान में वृद्धि, और इस व्यवस्था को आवर्त सारणी कहा जाता था। या यूं भी कह सकते हैं कि जब अपन मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं तो मेंडलीफ ने ये कहा कि तत्वों के आवर्तित गुणधर्म उसके परमाणु, तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। किसने कहा, मेंडलीफ ने कहा। राइट, ये मेंडलीफ का आवर्त नियम था जिसमें उसने कहा कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई। जो मैंने बोला वो आपको रोक करके वीडियो को और देख लेना है, उसको लिख लेना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। वैसे तो ये सब आपको पता भी है पर फिर भी चले। अब आता है कि समान विशेषताओं वाले तत्व ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में मौजूद थे जिन्हें समूह कहा जाता है। क्षैतिज पंक्तियों को काल के रूप में जाना जाता था। ये क्या कहना चाहता है कि आप जब आवर्त सारणी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मेंडलीफ ने उन तत्वों को कैसे रिप्रेजेंट किया, उन तत्वों को किस तरह से रखा एक सारणी में। तो हमेशा ध्यान रखो, आप कोई भी आवर्त सारणी जब देखते हैं तो इस तरह की दो चीजें आपको दिखाई देती है, एक तो सीधी लाइनें दिखाई देती है और एक बैठी हुई यानी लेटी हुई लाइनें दिखाई देती है। तो बेटा हमेशा इनको क्या कहते हैं, समूह कहते हैं, और इनको क्या कहते हैं बेटा, आवर्त कहते हैं। राइट, एक समूह में जो तत्व होंगे वो समान गुणधर्म वाले होंगे, हमेशा उनके गुणधर्म हमेशा समान होंगे। वहीं आवर्त की बात करूं तो आवर्त जो है वो बदल जाता है, आवर्त बदल सकते हैं पर समूह में जो तत्व होंगे वो हमेशा समान होंगे। आवर्त में भी जो तत्व रखे जाएंगे वो समान गुणधर्म प्रदर्शित करेंगे, बट आवर्त कौन से कक्षक के लिए लागू होगा, कौन से गुणधर्म के लिए लागू होगा, वो यहीं पर डिस्कशन करेंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो चलते हैं आगे। ये बात तो सबको समझ में आ गई कि आवर्त सारणी जो मेंडलीफ द्वारा दी गई थी उसमें कुछ नहीं था, उसने आवर्त नियम दिया और उसने एक आवर्त सारणी में क्या समूह और क्या आवर्त में उसको निरूपित किया, या यूं भी कह सकते हैं वर्ग और आवर्त में उसे निरूपित किया। ठीक है, चले आओ। अब आपके सामने मेंडलीफ द्वारा दी गई जो आवर्त सारणी है उसको आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है, यानी आपको सबको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि ये आवर्त सारणी जो है वो मेंडलीफ द्वारा दी गई थी। इसमें उसने तत्वों को अरेंज भी किया और उसने 3-3 का समूह बनाकर अलग तरीके से भी उसको दिखाया, जिसमें डॉबेराइनर का जो ट्रिक था वो भी फॉलो हो रहा था।
है ना, और तत्वों को उसने इस तरह से व्यवस्थित कर दिया। अब इसके अंदर उसने क्या क्या किया वो एक बार विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, आवर्त सारणी में तत्वों को ऊर्ध्वाधर पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है, जिन्हें समूह और क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड्स यानी कि क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है राजा, आवर्त कहा जाता है। क्लियर है, यानी कि जब आप इन खड़ी लाइनों की बात करो तो उन्हें क्या कहते हैं बेटा, समूह कहते हैं, और लेटी हुई लाइनों को क्या कहते हैं बेटा, आवर्त कहते हैं। ठीक है जी, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये सब बातें दिमाग में एकदम क्लियर कर लेनी है। कोई बच्चा, कई बार मैं देखती हूँ कि बच्चे इसी में भी कंफ्यूज रहते हैं कि मैम आवर्त क्या है, समूह क्या है, वर्ग क्या होता है। समूह और वर्ग एक ही बात होता है, यानी कि एक क्लास रूम है ना, आपके हिसाब से समझा देती हूँ। जैसे कि आप लोग एक क्लासरूम में बैठते हैं ना, वो एक सेक्शन है ना, अपन कहते हैं ना वर्ग A B C D, यानी कि आप 11th क्लास में 11th क्लास के 4 वर्ग बना दिए, वर्ग A B C D, यानी समूह ही तो हुआ। आपका एक समूह है, दूसरा समूह है, B दूसरा समूह है, C तीसरा समूह है और D चौथा समूह है। क्लियर, बात समझ में आई। तो इस प्रकार समूह बन जाते हैं। तो वो समूह क्या है, आप लोगों को क्या है, एक समूह में खड़ा किया गया, तो सीधा ही तो खड़ा किया गया, हाँ है ना, कि भी चलो इस पंक्ति में खड़े हो जाओ, वर्ग ए के बच्चे सीधे पंक्ति बना के खड़े हो जाओ, तो सीधे खड़े हो गए। तो यानी कि जो खड़ी लाइनें होती है वो हमेशा समूह या वर्ग कहलाती है। अब तो नहीं भूलेंगे, डेफिनेटली नहीं भूलोगे, आज के बाद पक्का नहीं। और दूसरा बचा हुआ क्या होगा, आवर्त। चले आ जाओ, सेकंड पॉइंट क्या कहता है बेटा, सेकंड पॉइंट कहता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 और शून्य रूप में रोमन संख्याओं द्वारा इंगित 9 समूह है। आपके सामने 9 समूह दिखाई दे रहे होंगे, है ना, 9 समूह, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब शून्य समूह, जो आपके पास अक्रिय गैसों का जो शून्य समूह है वो यहाँ पर एक इंडिकेट होना चाहिए था, पर वो है नहीं, बट कोई बात नहीं, शून्य समूह भी उसने इंडिकेट किया था। चले, तो अब आता है कि समूह 8 से 9 तत्व शामिल हैं जो 3-3 परीक्षण में, देखो बेटा 8 में 3-3 परीक्षण जो होते हैं वो शामिल किए गए हैं, जिसमें ये दिखाई दे रहा है, डोबेनायर ट्रिक का समझ में आ रहा है कि इन लोगों को जोड़ो और इनका औसत निकालो तो ये बात क्लियर हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आई, हाँ या ना, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। तो इस प्रकार कुछ तत्व हैं जो अभी भी ज्ञात नहीं है, उनको इन्होंने क्या कर दिया, क्वेश्चन लगाकर छोड़ दिया। कुछ कमियां भी होगी, बट अभी तो इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या कर दिया, इसको सेटअप कर दिया है। फिर ये कहते हैं मंडल के आवर्त सारणी में 7 अवधियां हैं और क्षैतिज पंक्तियां हैं, वो हम सब जानते हैं। डन, चलते हैं आगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी के महत्व क्या क्या हैं? तो महत्व क्या है कि इसमें तत्वों का अध्ययन इस तरह से काफी व्यवस्थित हो गया कि यदि किसी विशेष समूह में एक तत्व का गुण जान लिया जाए तो पूरा समूह ज्ञात हो जाता है। यानी मैं यूं कहूं कि अगर लिथियम, सोडियम, इनकी चर्चा कर ली जाए, इनके गुणों की व्याख्या कर दी जाए, तो हम देखते हैं कि बाकी तत्वों का क्लासिफिकेशन अच्छे से हो जाता है। यानी यूं कहूं कि उनके गुणों को अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे एक घर में अपन जाते हैं तो उस घर में एक व्यक्ति को देख ले तो माहौल पता चल जाता है कि इस घर का माहौल क्या है। अगर वो बहुत ही सलीके से, बहुत ही शिष्टाचार से आपके सामने शब्दों को यूज करके आपसे बात कर रहा है, इट मीन्स इनके घर का माहौल बहुत अच्छा, ऐसा होता है ना। हाँ, तो वैसे ही अगर आपने एक तत्व पर रिसर्च कर लिया, इसका मतलब एक वर्ग में रखे हुए सभी तत्व जो हैं वो समान ही गुण प्रदर्शित करेंगे। ये इस आवर्त सारणी की एक विशेषता के रूप में बात की जा रही थी। इसके बाद चरण में इन तत्वों की खोज के बाद काफी हद तक मदद मिली थी। मेंडलीव ने अपने अपेक्षित पदों और गुणों की मदद से कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को सही किया था। ठीक है, तो अब चलते हैं कमियों की ओर। कमियां क्या है? हाइड्रोजन को क्षार धातु के साथ समूह ए के साथ रखा गया, लेकिन यह कई गुणों में समूह क्या भाई 8 यानी 7A के हेलोजन जैसा दिखाई देता है। इस प्रकार इसकी स्थिति में मेंडलीव की आवर्त सारणी का विवादास्पद हो गया। इन्होंने ये कहा कि जो आपका वर्ग है, 7वां वर्ग है, उसमें तत्व जो है वो हेलोजन जैसे कि दिखाई देते हैं। ये है या नहीं, इसके बारे में चर्चा, तो ये चर्चा वो नहीं बता पाया।
ये तत्व कौन से हैं, इनके ग्रुप को हेलोजन क्यों कहा गया, नाम क्यों दिया गया, बेचारा चुप हो गया। अब जिसको नहीं पता है बेचारा चुप तो हो जाएगा ना भाई, तो इसके ऊपर और रिसर्च करेंगे, तो इसके बाद तो कोई नया वैज्ञानिक भी तो आएगा। चलो, आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित तो किया, लेकिन कुछ मामलों में अधिक भार वाले जो तत्व थे वो क्या हो गए, पहले रख दिए गए और कम भार वाले बाद में रख दिए गए, जिसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पर बात थोड़ी सी अलग हो गई कि भाई आपने तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही तो तत्वों को व्यवस्थित किया, फिर अचानक क्या हुआ, फिर आपने व्यवस्थित क्यों नहीं किया, वहां त्रुटि क्यों, आप अपने खुद से ही बोल रहे हैं और उसी को आपने क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो दिक्कत हो सकेगी। तो बस यही पर बात समझ में आ गई। तत्वों को पहले से क्या किया, निम्न परमाणु द्रव्यमान के साथ तत्वों को पहले ले जाते हैं। हम जानते हैं कि समस्थानिकों में भिन्नता परमाणु द्रव्यमान के आधार पर परमाणु संख्या होती है। आवधिक तालिका को तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तैयार किया गया है, इसीलिए किसी विशेष तत्व में सभी समस्थानिकों को अलग अलग पद आवंटित किए गए होंगे। यानी कि जब परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहे हैं तो वो समस्थानिक, समभारिक, एक समान जो परमाणु भार वाले तत्व हैं उनको कहाँ रखेंगे, परमाणु क्रमांक जो होते हैं जिनके समान हैं उनके भार भिन्न भिन्न है तो उनको किस तरह से रखेंगे, तो ये सब भी बेचारा मेंडलीफ नहीं बता पाया कि हम इन चीजों को किस तरह से सिक्योर करके हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। समस्थानिक, समभारिक के बारे में डिटेल में वो नहीं बता पाया। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई तो एक बार जल्दी से थम्स अप भेजो यार। और एक बात और, जब पढ़ रहे हो ना तो क्लास को ज्यादा शेयर किया करो, है ना, बच्चों को अच्छे से, ताकि उनको पता चले कि हाँ भाई यहाँ पर ये पढ़ाया जा रहा है, ये हो रहा है ना। आप लोगों के लिए तो किसके लिए ये सब किया जा रहा है, बच्चों के लिए ना, ताकि तुम्हारा कम समय में पूरा रिवीजन हो जाए, पूरा चैप्टर का डिटेल आपको समझ में आ जाए। छोटे से समय में समय की बहुत अधिक वैल्यू को ध्यान में रखते हुए हम लोग वन शॉट रिकॉर्ड करते हैं आप लोगों के लिए, राइट। तो समझ में आ रही है मेरी बात, तो फटाफट थम्स अप भेजो कि यस मैं समझ में आ रही है। चलो आ जाओ, अब चलते हैं आगे। अब आया मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमियों में अगला पॉइंट है कि एक ही समूह में रखे गए तत्वों को उनके गुणों में समान होना चाहिए, लेकिन किसी विशेष समूह में दो उप समूह के तत्वों के बीच में कोई समानता नहीं है। जैसे अपन यूं कह दें कि आवर्त सारणी बनाई गई, उसमें आपने देखा कि अपने पास एक वर्ग है, दूसरा भी है। सभी बच्चे अपने अपने आवर्त सारणी खोल ही लेना, आज आवर्त सारणी याद ही होने वाली है पूरी की पूरी। तो आवर्त सारणी जब बनाई गई तो उसमें उन्होंने क्या किया, जैसे कि आपको एक वर्ग दे दिया है ना, अब इस समूह में और इस समूह में ये एक ही है ना, पर इसमें दो भाग कर दिए है ना, क्लास का सब क्लास कर दिया, तो इनके गुण भी आपस में समान होने चाहिए ना। पर कई चीजों में या कई तत्वों में देखेगा कि गुण समान है ही नहीं है, तो वो दिक्कत हो गई। तो इनके बारे में भी वो कौन नहीं बता पाया, मेंडलीफ नहीं बता पाया। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो चलते हैं आगे, डन है, आओ जी आओ। कुछ मामलों में समान गुणों वाले तत्वों की विभिन्न समूहों में रखा गया। उचित उदाहरण, उचित कारण बताए बिना ही आवर्त सारणी में नीचे दो अलग अलग पंक्तियों में एक्टिनोइड, लेंथेनोइड तत्वों को रख दिया गया। ऐसा नहीं, कारण तो होगा बट जस्टिफाइड नहीं है तो बोल नहीं पाए, है ना। ऐसे ही तो तत्वों को अलग से नहीं दिया भाई, तत्वों के गुण आपस में नहीं मिल रहे हैं तो उनको अलग से निकाल के छोड़ दिया। भाई अगर कोई एक घर में कई सारे बच्चे हैं, अब वो एक जैसे गुण जिनके नहीं मिल रहे, जिनमें ज्यादा झगड़ा हो रहा है, उनको कहते तुम दूसरे रूम में जाके पढ़ लो, सही है ना। वैसे इन्होंने कहा, अब वो अलग क्यों रखा, क्या रीजन था, वो जस्टिफाइड नहीं था, तो वो भी एक कारण बन गया कि मेंडलीफ इनको भी नहीं समझा पाया। इस तथ्य के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया क्योंकि समूह में रखे गए तत्व उनके गुणों में समानता क्यों दिखाते हैं। डन, चलते हैं आगे। ये रही आपकी आवर्त सारणी जो मेंडलीफ द्वारा प्रस्तुत की गई है ना। शून्य ग्रुप दिखाई दे रहा है सबको, ये रहा शून्य ग्रुप, ये फर्स्ट से 8 तक जो शून्य ग्रुप है उससे क्या बोल दिया भाई, कौन सा समूह बोल दिया था, ऐसा समूह है जिसकी संयोजकताएं क्या होती हैं, शून्य होती है ना, जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है। नाम तो बाद में आया पर ये रिएक्शन नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पर देखा जाए तो अपन देखते हैं कि अपने पास, जैसे कि अपने पास आयोडीन है और टेल्यूरियम है। अब आप देखो बेटा, इसको यहाँ होना चाहिए और इसको यहाँ होना चाहिए, बट ये तो चेंज है ना, जबकि होना क्या था, है ना, ज्यादा वाले बाद में और कम तो पहले होना चाहिए ना।
सिमिलरली टंगस्टन और टंटेलम में देख लो, ठीक बात है। तो इस तरह से कुछ वेरिएशंस ऐसे थे जिनको परमाणु भार जिनका ज्यादा होते हुए भी, कम होते हुए भी सॉरी, उन्हें क्या कर दिया गया, अच्छा ये तो सही है, सॉरी भाई सॉरी, ये तो सही है, अधिक वाला सही बताया है। अभी देखते हैं एक और है जहां पर अपन देखेंगे कि ज्यादा वाला आगे है और कम वाला क्या है भाई, पीछे रख दिया गया है। तो इस प्रकार भी क्या है भाई, ज्यादा वाला क्या होना चाहिए, पीछे होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि इस तरह से जो वेरी कर रहा है, जो चीजें वेरी कर रही है वो थोड़ी सी क्या हो गई है, गलत सिद्ध हो गई है। इस वजह से यहाँ पर ये चीजों को क्या किया गया, नोट कर लिया गया कि मेंडलीफ ने तो जो चीज खुद ने बोली, खुद ने ही गलती कर दी। तो ये इसकी क्या हो गई, बेचारे की त्रुटि हो गई। डन, बात समझ में आ गई होगी, सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी, हो जानी भी चाहिए। चलते हैं आगे, चले, ओके डन। अब आता है तत्वों के भौतिक और रासायनिक जो गुण है उनको परमाणु संख्या के आवर्तित होते हैं। अब आ जाओ भाई, ये आपकी आ गई कौन, हेनरी मोजले के द्वारा दी गई आवर्त सारणी, यानी हेनरी जो आया था, हेनरी मोजले जो आया था, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि नई आवर्त सारणी निर्मित की गई और उन्होंने कह दिया कि जो तत्वों का परमाणु भार है वो तत्वों को अरेंज करने में इतना सक्षम नहीं है अगर आप तत्वों को उनके क्रमांक के आधार पर क्या कर दे, व्यवस्थित कर दे। डन, चले। तो अब आया कि आवर्त सारणी का वर्तमान रूप, यानी कि वर्तमान रूप यानी आधुनिक रूप, आवर्त सारणी का लंबा रूप जिसे कि आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं। आधुनिक आवर्त नियम भी बनाया इन्होंने, और आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण तत्वों के परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। डन, बात समझ में आ गई कि आवर्ती फलन किसके होते हैं, तत्वों के ही होंगे। तो आवर्त नियम पर आधारित है इस तालिका में परमाणु संख्या बढ़ने के लिए तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो चलते हैं, अब आता है जब आधुनिक आवर्त नियम आया, या यूं कह दूं कि आधुनिक आवर्त सारणी आई, जो तत्व थे तो उनको भी एक क्रमांक दिया गया और 100 से अधिक जो तत्व, 100 तत्व तो ठीक है, 100 से अधिक जब तत्वों की गणना होने लगी तो उन तत्वों का एक नामकरण अलग माध्यम से, जैसे कि आपने नाम सुना होगा IUPAC नामकरण, इंटरनेशनल यूनियन अप्लाइड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग जो नामकरण हुआ उन तत्वों का वो क्या है, तो एक नजर उन पर। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर कि अपने पास जो तत्व दिए गए हैं, तो यहाँ पर अपने पास जो नेशनल IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, तो 0 से 9 तक तो अपन क्या बोलते हैं, नील, अन, बाई, ट्राई दिया गया है ना। चलो मैं बता देती हूँ, 0 को नील, एन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और इंट, राइट, यानी 9 तक समझ में है। अब अगर अपने पास क्या हो, अब अगर अपने पास क्या हो भाई, अपने पास यदि क्या हो 101 हो तो 1 को क्या बोलते हैं एन, 0 को क्या बोलते हैं नील, और उसके बाद में वापस 1 तो एन, राइट। अब इन्होंने कहा जब आप अन नील अन कर दो तो नाम के पीछे क्या लगा दो, एम लगा दो, है ना। क्या लगा दो राजा, एम लगा दो। तो यहाँ पर लिखा अननील अनियम, अननील बायम, अननील ट्राइयम, कंटिन्यू चला, अननील क्वार्डियम, पेंटियम, हेक्सियम, सेप्टियम, ऑक्टियम, इनियम, नील, नीलियम, अनियम, राइट। तो इस प्रकार इन्होंने क्या कर दिया, सबको क्या कर दिया, नामांकित कर दिया, उनका नामकरण कर दिया। बट उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने, साइंटिस्टों ने क्या किया, उनका नामकरण किया, या यूं कह दूं कि जिसने जिस तत्व पर रिसर्च किया उसी के नाम के आधार पर उस तत्व का नाम रख दिया गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि MD, तो इसकी खोज जो थी वो मेंडलीव नामक वैज्ञानिक, जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उसने की और नाम बन गया उस तत्व का मेंडलीवियम। ओके,
बात समझ में आ गई होगी सभी को। तो यहाँ पर इतना ही सार मिलता है। यहाँ तक अगर मैं बात करूं तो अपने पास बेसिकली अपने को क्या पता होना चाहिए, अपने को पता होना चाहिए कि तत्व जब आ गए थे, जब खोज हो चुकी थी तो उनको व्यवस्थित करना जरूरी था, उनकी अव्यवस्थितता थी। तो कई साइंटिस्ट आए, डॉबेराइनर आया, न्यूलैंड आया, फिर मेंडलीफ ने उन्हें सारणी में व्यवस्थित किया। सबसे पहले मेंडलीफ ने किया और उन्होंने एक आवर्त नियम दिया जिसमें उन्होंने परमाणु भार के आधार पर तत्वों को विन्यासित किया। सेकंड, जब उसमें भी कुछ कमियां रह गई तो कमियों को पूरा करने के लिए हेनरी नामक वैज्ञानिक आया और हेनरी मोजले ने उस सारणी को क्या किया, थोड़ा मॉडिफाइड करके एक नियम दिया और कहा आधुनिक आवर्त नियम है ये, और इसके अनुसार परमाणु भार के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित ना करते हुए अब हम तत्वों को व्यवस्थित करेंगे परमाणु क्रमांक के आधार पर। दैट्स इट। क्लियर हो गया होगा, बात समझ में आ गई। अब तक जो थ्योरी बढ़ाई उसको मैंने 2 मिनट में क्या मर्ज करके आपको समझा दिया। तो सबको क्लियर हो गया? तो फटाफट थम्स अप भेजो जल्दी से और लाइक कर दो क्लास को जल्दी। फिर अब चलते हैं आगे। अब क्या है, अब आपने तत्वों की खोज कर ली, उनका नामकरण कर दिया, अब बढ़ते हैं आगे। तो अब आता है आवर्त सारणी का प्रारूप क्या है, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी आपके सामने है, राइट, हम सब जानते हैं। उसका प्रारूप क्या होना चाहिए? तो कहा गया कि आवर्त सारणी के लंबे रूप में ऊर्ध्वाधर पंक्तियां भी होती है जिन्हें समूह कहा जाता है या वर्ग कहा जाता है। आवर्त सारणी में सभी 18 समूहों में मेंडलीफ आधुनिक तालिका के विपरीत प्रत्येक समूह एक स्वतंत्र समूह है। प्रत्येक तत्व एक स्वतंत्र समूह है इन सेंस कि प्रत्येक तत्व की अपनी एक वैल्यू है, उसको अलग से काउंट किया जाना है। ऐसा नहीं किसी के अंदर मर्ज हो गया, अपना अपना वर्ग अलग अलग से समूह रिप्रेजेंट करता है, उसके अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। डन। अब आता है समूह के लक्षण क्या है, यानी आपके सामने आवर्त सारणी में समूह दिखाई दे रहे हैं तो हम उन्हें कैसे पहचानेंगे? तो कहा कि तत्वों को परमाणुओं का समान सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। यानी अगर मैं आवर्त सारणी की बात करूं, जैसे कि मैं आवर्त सारणी आपको सामने दिखाऊं तो मैं बनाकर दिखाना चाहूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चों को भी आवर्त सारणी ठीक ऐसे ही याद रहे जैसे कि मुझे है। तो आपके पास आपकी ये आवर्त सारणी है, राइट। इस आवर्त सारणी में आपके पास क्या किया गया बेटा, इसको एस ब्लॉक कहा गया, इसको पी ब्लॉक कहा गया, इसको डी ब्लॉक कहा गया। वैसे तो ये आपको पता है बट फिर भी मैं बता रही हूँ, और इसको एफ ब्लॉक कहा गया, राइट बेटा, बात समझ में आई। अब यहाँ पर एस ब्लॉक के अंदर 2 सेक्शन और इसमें 6 सेक्शन दिए गए हैं, राइट। टोटल 18 वर्ग आपके सामने रिप्रेजेंट होते हैं। तो अब यदि मैं एस ब्लॉक की बात करूं, एस कक्षक की बात करूं, तो यहाँ पर जो भी तत्व हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो लास्ट में सबका समान होगा। फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं तो अगर मैं देखूं तो आप सब जानते हैं कि लिथियम के बाद में सोडियम आता है, राइट, हाँ या ना। अब लिथियम का परमाणु क्रमांक हम जानते हैं 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, ये तो सबको पता ही होगा। जब 3 है तो हम लिखते हैं 1s2 2s2, हाँ या ना। सेकंड चैप्टर में मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखाना बराबर समझाया है। जिस बच्चे को नहीं आता है वो जाके उस चैप्टर का 1 शॉट जरूर देख ले ताकि उसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आ जाए, राइट। अब 11 है तो 1s2 2s2 सॉरी 2s2 2p6 3s1। तो देखो बेटा s में 1 इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले में इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, यानी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो अंतिम कक्ष में पूरे वर्ग में सभी तत्वों के अंदर क्या पाया जाएगा बेटा, लास्ट में s कक्षक में 1 ही इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि सभी समूहों में, एक समूह में जितने भी तत्व हैं उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी का समान होता है। क्लियर, बात समझ में आई। और यहाँ कहा गया कि समूह में तत्व परमाणु संख्याओं के निश्चित अंतराल 2 8 8 18 18 32 से अलग हो जाता है। यानी कि अगर आप क्या करें, अगर आप क्या समूह में तत्वों की तरफ देखें तो उनका परमाणु क्रमांक यदि आपको करना है तो आप इस सीरीज को ध्यान में रखते हुए ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो आपको यदि मैं दिखाऊं तो यहीं पर अगर आप लिथियम और सोडियम की बात करें तो आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन से लिथियम, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसमें 2 जोड़ो तो कितना है बेटा 3 आ गया, और 3 में 8 जोड़ो बेटा कितना आ गया
11 आ जाता है, राइट। तो इस प्रकार अपन परमाणु क्रमांक की भी गणना कर सकते हैं। किस नियम, किस सूत्र से? 2, 8, 8, 18, 18, 32 से हम ये ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आई? आप चाहें तो अभी अपनी आवर्त सारणी में ये चीज फॉलो करके ज्ञात कर सकते हैं। चलो आ जाओ जी, चलते हैं आगे। अब आता है कि समूह में तत्वों के परमाणु आकार गोले की संख्या में वृद्धि के कारण समूह में वृद्धि करते हैं। तत्वों के भौतिक गुण का मतलब उनमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, घनत्व, घुलनशीलता आदि एक व्यवस्थित पैटर्न का पालन करते हैं। यानी ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, ये सब पैटर्न फॉलो किया जाता है। प्रत्येक समूह के तत्वों में आमतौर पर समान रासायनिक गुण होते हैं। समान रासायनिक गुण होंगे तभी तो एक ही समूह में रखे गए हैं। अब आता है समूह यानी वर्ग की बात होगी। अब आता है आवर्त। आवर्त क्या कहता है? एक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को अवधिक रूप में जाना जाता है और उन्हें लंबे रूप में भी 7 अवधियां, यानी कि यदि आप देखोगे अपनी आवर्त सारणी को तो इस तरह से आपको क्या दिखाई देगा बेटे? 7 आवर्त दिखाई देते हैं। हाइड्रोजन से लेकर अगर आप कहाँ तक देखोगे, नीचे, है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, है ना, और सीजियम, राइट। तो यहाँ और फ्रेंशियम तक आप चेक करोगे तो आप देखेंगे कि ये टोटल अपने पास कितने बेटा? 7 आवर्त है। क्लियर? सबको समझ में आ गई? ये बातें दिमाग में क्लिक करनी चाहिए, याद नहीं करना है, बातों को समझना है बेटा। वर्ग की बात करूं तो 18 है, आप देख सकते हैं। वहीं पर मैं बात करूं यदि किसकी बेटा? आवर्त की, तो वो 7 आवर्त है। क्लियर? मैंने आपको यहाँ पर दिखा भी दिया ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अब चलते हैं आगे। अब आता है आवर्त के लक्षण क्या क्या है। तो कहा एक अवधि में उपस्थित सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनों को समान क्या सेल में भरा जाता है, यानी कि समान जो आपकी सेल होती है, यानी कक्षक होते हैं, उपकोष होते हैं, कोश होते हैं, उनमें जब भरा जाता है तो एक निश्चित पैटर्न में भरा जाता है। अभी मैंने कहा नहीं, समूह में देखो तो वैसे ही आवर्त में भी देखो। अब आवर्त में अलग कक्षक होंगे, अलग कक्ष होगा, जैसे कि SPDF 4 मैंने बताया ना। तो वैसे ही अपने पास S कक्षक की बात करूं, P कक्षक की बात करूं, D कक्षक की बात करूं तो वहां पर भी इस तरह से दिखाई देगा। चलते हैं आगे। परमाणु आकार आमतौर पर बाएं से दाएं घटता है। अब आते हैं तत्वों के बारे में, यानी कि अब आपकी जो आवर्त सारणी है उनमें बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, ये तो ठीक बात है, लेकिन जो कक्षक यानी ब्लॉक जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो ब्लॉक सबसे पहले कौन सा है? S ब्लॉक है, राइट। S ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बेटा? NS1 और 2, यानी 1 और 2। अब इसके जो विशेषताएं हैं वो क्या होती है? कई बार पूछता है एग्जाम में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, है ना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है कि सभी तत्व नरम धातु है, उनके कम गलनांक और क्वथनांक होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होती है। हम सब जानते हैं सोडियम को पानी में रखते ही वो क्या हो जाता है? ब्लास्ट हो जाता है। तो क्या है भाई? अत्यधिक क्रियाशील होती है। अधिकांश ज्योति को रंग प्रदान करती हैं। ये धातुएं वो होती हैं जो ज्वाला को क्या करती हैं? रंग प्रदान करती हैं। आमतौर पर आयनिक यौगिक बनाते हैं। आपने नाम सुना होगा NaCl, है ना। NaCl क्या है? आयनिक यौगिक है। Na+Cl- एक इलेक्ट्रॉन का दान करता है, दूसरा ग्रहण करता है, तो क्या हो जाता है वहां पर? अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? एक प्रकार का आयनिक यौगिक तैयार करते हैं। कौन से? S ब्लॉक के तत्व। इनमें विशेष गुण पाया जाता है बिकॉज ऑफ ये अधिक क्रियाशील भी होते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक है, तो साफ नजर आ रहा है जो आयनिक है वो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, राइट। जल्दी से फटाफट ये बात आपको समझ में आ गई होगी, सबको ये बात क्लियर भी हो गई होगी। पता है जब अपन पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छे लिसनर जो होते हैं ना बेटा, वही आगे जाके सफलता अर्जित करते हैं, है ना। आप में से कई बच्चे होंगे, है ना। मुझे ये इसकी विशेषताएं बता रही थी ना, अचानक दिमाग में एक चीज क्लिक की कि कई बार हम लोग पढ़ते हैं ना तो हम ये सोचते हैं ये तो हमें आता है, ये तो हमने पढ़ रखा है, और वही चीज जब एग्जाम में आ जाती है तो हम भूल जाते हैं,
है ना। आप लोगों के साथ भी होता होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ होता है, ये मैं जानती हूँ, है ना। तो होता है ना, तो उस समय क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, जब भी आप एक ही टॉपिक को कई बार पढ़ लो या किसी से भी पढ़ो, जब 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 आप पढ़ोगे तब तब आपको नया कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, ये गारंटेड बात है ना। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमें हमेशा अपनी विशेषताओं में एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। ये गुण तो हमें डेवलप होना ही चाहिए ताकि हम चीजों को, बारीकियों को अच्छे से समझ पाए। राइट, बात समझ में आई तो फटाफट फटाफट जल्दी से बोलो यस मैम, जल्दी बोलो यस मैम। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वेरी गुड। हाँ, तो सभी बच्चे फटाफट तो अच्छे से सुनो और उसके बाद में चीजों को नोट भी करो, और नोट करने के साथ साथ उनको माइंड में रिवाइज करते चलो कि हमने क्या पढ़ाया, मैम ने क्या पढ़ाया, क्यों पढ़ाया, कैसे। ठीक है, चलिए जी। अब आता है पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक क्या होता है बेटा? पी ब्लॉक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं तो NS2NP126 होता है। इन तत्वों के यौगिक ज्यादातर प्रकृति में सहसंयोजक होते हैं, ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाई देते हैं। बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का गैर धातु चरित्र बढ़ता है। बेटा हमेशा ध्यान रखो, अगर आप बाएं से दाएं जाएंगे, जैसे एस ब्लॉक की बात करूं तो एस ब्लॉक में क्या होता है, एस ब्लॉक के अंदर अपने पास जो तत्व होते हैं वो धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी चमकीले होते हैं, नरम होते हैं, तो ये धातु के गुण होते हैं। वहीं पर अगर आप पी ब्लॉक की बात करें तो आप बाएं से दाएं जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो क्या होगा, धात्विक गुण तो धीरे धीरे कम होगा और अधात्विक गुण बढ़ता जाएगा। क्लियर। अब आता है समूह में किस तत्व की प्रतिक्रियाशीलता सामान्यतः नीचे की ओर घटती है, यानी कि ऊपर से नीचे जाने, जैसे कि बा, ल, गा, इन, तर। ठीक बात है। अब ऊपर से नीचे जाओगे तो क्रियाशीलता क्या होती जाती है बेटा, घटती जाती है। यानी कि आप ये देखेंगे तो ये तत्व जो इंडियम है, थेलियम है, ये क्या होगी, इनकी क्रियाशीलता क्या होगी, कम होती जाती है। ठीक बात है। प्रत्येक अवधि के अंत में एक अच्छा गैस तत्व है जिसमें एक बंद सेल NS2NP6 कॉन्फ़िगरेशन रखता है। बंद सेल मतलब क्लोज सेल होता है, यानी बंद कक्षक होता है। जब बंद कक्षक का मीनिंग क्या है कि ना तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। डन। ऐसे ही हम समूह के नीचे जाते हैं तो धात्विक चरित्र बढ़ता चला जाता है। ऊपर से नीचे धात्विक चरित्र बढ़ता है, बाएं से दाएं धात्विक चरित्र घटता जाता है। एक बात नोट करो सभी बच्चे अभी, कि धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन का दान आसानी से करती हैं, इसीलिए वो धात्विक गुण प्रदर्शित करती हैं। राइट। तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार क्या होते जाते हैं बेटा, बड़े होते जाते हैं। आकार बड़े होने की वजह से क्या होता है, आकार बड़े होने की वजह से क्या हो जाता है कि नाभिक से डिस्टेंस बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो जाता है। राइट। बात समझ में आ गई होगी तो जल्दी से बताओ यस मैम, जोश तो आना चाहिए यार, हैं। चलो जी चलते हैं आगे। डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बेटा, ये ध्यान रखना, सभी बच्चे नोट कर लेना क्योंकि इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1D NS0 to 2। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व के नाम जाना जाता है क्योंकि इनके पास अपनी जमीनी अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट में या किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में डी ऑर्बिटल भरे हुए होते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि डी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो वो संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि इनके पास डी कक्षक होता है जो रिक्त होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता रहता है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरे में जाते हैं तो वो संक्रमण अवस्था होती है। राइट। इनकी विशेषताएं क्या है, सभी धातु जिनमें उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं, आमतौर पर प्रकृति में पैरामीट्रिक होते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं और वेरिएबल वैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, उत्प्रेरक के रूप में 10 प्रकार के होते हैं। यानी उत्प्रेरक के रूप में भी ये क्या होते हैं, बहुत तरीके से इनको यूज किया जाता है। बिकॉज ऑफ ये क्या होते हैं, क्या दिखाई दे, किस तरह से वर्क करते हैं, ये वर्क करते हैं आपके क्या भाई, ये वर्क करते हैं कि अपने पास जो भी तत्व रखे गए हैं, डी ब्लॉक के तत्व रखे गए हैं, वो डी ब्लॉक के तत्व जिनके स्पेस अच्छा होता है, जिनके पास स्थान होता है, जो दूसरे तत्वों को
रिएक्शन के लिए सतह प्रदान कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें एज ए उत्प्रेरक भी यूज किया जाता है। क्लियर है? ओके डन। चलते हैं आगे। अगला आता है एफ ब्लॉक के तत्व। अब एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं और क्यों इनको अलग से रखा गया है? देखो बेटा, जिनके गुणधर्म एफ डी ब्लॉक में रखना था, डी ब्लॉक से हटाकर इनको नीचे की तरफ शिफ्ट किया, यानी आवर्त सारणी में हटाकर नीचे की साइड रख दिया गया, बिकॉज ऑफ इनके लक्षण डी कक्षकों के लक्षण से मैच नहीं कर रहा था। कभी भी कोई भी पूछे कि इनको अलग क्यों रखा, बिकॉज इनके लक्षण मैच ही नहीं कर रहे थे, इनके लक्षण अलग थे, इसलिए इन्हें अलग रख दिया गया। तो यहाँ पर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको दिखाई दे दिया है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, तो थोड़ा ध्यान कर लेना। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही ज्यादा पूछते हैं। इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर जब आप देखते हैं तो अपने पास क्या होता है, एस पी डी, और यहाँ पर क्या आ जाता है, एफ, यानी डी कक्षक क्या है भाई, n-1 है, तो एफ क्या है, इसके भी अंदर है, तो क्या बोल दिया, n-2। क्लियर? हाँ या ना? तो n-1 के साथ साथ क्या है भाई, n-2 भी है, तो n-2 है ना कक्षक, तो इसीलिए कहा गया कि n-2 की यदि बात करूं तो ये f कक्षक क्या होते हैं, संक्रमण तत्व में से निकलकर कहाँ गए, अंदर की तरफ एंटर कर गए, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से निकाला जाए तो उन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्लियर? डन। तो एक बार थम्स अप जरूर भेजेंगे। n-1 डी उपशैल में भरा जाता है, ठीक है, डी कक्षक में तो n-1 में, और आंतरिक संक्रमण क्योंकि इनमें n-2 एफ कक्षक में भरा जा, अच्छा n-1, ठीक है भाई, इसने डी का बोला संक्रमण था, तो आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, क्योंकि जबकि एफ ब्लॉक की मैं बात करूं तो ये कहते हैं कि आंतरिक संक्रमण तत्व क्या कहते हैं, n-2 एफ में भरा जाता है। एफ तत्वों की विशेषताएं, सबकी विशेषताएं होती हैं, आपकी है, हमारी है, सबकी विशेषताएं, विशेषताओं में से क्वेश्चन आ जाता है तो ध्यान से पढ़ लेना भाई। आवर्त सारणी के तत्वों में यदि 2 पंक्तियां लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में बांटा गया है। लेंथेनॉइड का है, लेंथेनम के बाद आने वाले तत्वों को लेंथेनॉइड तत्व कहते हैं, और लेंथेनॉइड जो तत्व होते हैं वो सीरियम से लेकर कहाँ तक, ल्यूटेटियम तक चलता है। एक्टिनॉइड जो होता है वो लॉरेंशियम तक काम में आता है। इन तत्वों की 2 श्रृंखलाएं हैं, इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। वेद सभी धातु प्रत्येक श्रृंखला के भीतर तत्वों के गुणों में काफी समानता प्रदर्शित करती है। एक्टिनॉइड वाली श्रृंखला में रेडियो सक्रियता ज्यादा है। लेंथेनॉइड तत्व में एक रेडियो सक्रिय तत्व, जबकि एक्टिनॉइड में मैक्सिमम जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, रेडियो सक्रिय होते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर आया, पक्की बात है, मैम ये रेडियो सक्रियता क्या होती है? रेडियो सक्रियता का मतलब होता है राजा कि जो तत्व, अगर आप किसी तत्व को हीट कर रहे हैं या ना भी कर रहे हैं, तो उसमें से अगर उसको रखा गया है तो उसमें से रेडिएशंस निकल रही है। अगर रेडिएशंस निकल रही है इसका मतलब वो क्या है, रेडियो सक्रिय है। क्या है भाई, रेडियो सक्रिय है। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। तो रेडिएशंस जो तत्व उत्सर्जित करता है वो रेडियो सक्रिय, सब तत्वों में ये गुण नहीं पाया जाता है, इसीलिए कहा गया कुछ तत्व रेडियो सक्रिय होते हैं और कुछ नहीं होते, जिसे नॉन रेडियो एक्टिव कहा जाता है। चलो बात समझ में आ गई, हाँ या ना? चलो जी, अब आते हैं आवर्त सारणी में धातु कौन सी होती है, अधातु कौन सी होती है, उपधातु कौन सी होती है, इन सबको भी क्लासिफाइड किया गया है, जिनको अपन अच्छे से यहाँ पर नोट करते हैं। देखो सबसे पहले धातु कौन कौन सी होती है। धातु में सभी ज्ञात तत्वों का 78% से अधिक हिस्सा होता है और आवर्त सारणी के बाईं ओर दिखाई देती है। धातुएं इस तरफ, अधातुएं इस तरफ, पर धातुएं मैक्सिमम जो होती है वो इसी तरफ दिखाई देती है। क्लियर? धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है। कमरे के ताप पर क्या होती है भाई, ठोस होती है। धातुओं में आमतौर पर उच्च गलनांक, बेटा नॉर्मल सी बात है, अगर कोई सॉलिड है तो उसको गर्म करने के लिए अधिक ताप चाहिए ना, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, अधिक क्या होते हैं, जो उच्च गलनांक और क्वथनांक के होते हैं। वे ऊष्मा के और विद्युत के क्या होते हैं भाई, सुचालक होते हैं। ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं भाई, सुचालक होते हैं। ओके, बात समझ में आ गई होगी। ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं भाई, सुचालक होते हैं। वे निंदनीय और नमनीय हैं।
यूं कह सकते हैं, इसको ज़्यादा ये ज़्यादा हिंदी का कॉन्सेप्ट हो गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऊष्मा के अच्छे चालक हैं और ये अधिक क्या होते हैं, इनकी पाए जाने की प्रायिकता ज़्यादा होती है। अधातु गैर धातुएं आवर्त सारणी के ऊपरी दाएं हाथ की ओर व्यवस्थित स्थित होती हैं। गैर धातुएं आमतौर पर कम पिघलने वाली और क्वथनांक वाले कम तापमान पर ठोस या गैस होती है। अब बेटा अधातु में गुण क्या होंगे? हम सब जानते हैं कि धातु जो होगी वो ठोस होगी, चमकीली होगी, गलनांक क्वथनांक उच्च होंगे, ठीक बात है। अब अधातु का गुण तो इसका उल्टा होगा, तभी तो वो अधातु है। धातु के गुण क्या है? उसमें नहीं है वो गुण जो होने चाहिए धातु में, वैसे नहीं है, तभी तो वो क्या है भाई? अधातु है। तो अधातु में क्या होता है? अधातु क्या नहीं होती है? चमकीली नहीं होती है, वो कठोर भी नहीं होती, थोड़ी सी लचीली होती है। ये सब क्या होते हैं? अधातुओं के गुण होते हैं, राइट। ये विद्युत निर्वाहक नहीं होते, यानी ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक यानी कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों को क्या होती है? प्रवाह करने की इनमें क्षमता नहीं होती है। क्योंकि एक समय समय पर बाएं से दाएं जाता है, तो ये ठोस भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं। भंगुर मतलब क्या बेटा? भंगुर का मतलब होता है दिखने में तो ये ठोस से दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही आपने इसके ऊपर प्रहार किया तो टूटकर बिखर जाते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? भंगुर प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट दिखने में बड़ा वो होता है ना, लेकिन अगर उसे एक ही जोर से उसे मारा बिखर जाता है। अगर वास्तव में ठोस होता तो ऐसे बिखरता नहीं। क्लियर? आ जाओ जी, आ जाओ। उपधातु क्या होती है? जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएं, उन्हें उपधातु कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूमिन, दोनों धातु गैर धातु की विशेषताओं को दिखाते हैं। इन्हें सेमी मेटल भी कहा जाता है। उपधातुओं को सेमी मेटल भी कहा जाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखो, क्या भाई? मेरी बात ध्यान से सुनना कि क्वेश्चन आता है निम्न में से उपधातु कौन सी है, तो हम बोल जाते हैं हम धातु पता है, अधातु पता है, पर उपधातु को भूल जाते हैं। आवर्त सारणी में इस तरह से सीडी नुमा बनाओगे तो पता चल जाता है कि ये क्या है भाई? ये क्या है? आपकी उपधातुएं हैं। तो इनको थोड़ा सा याद रख लेना भाई। कितनी तरह? सिलिकॉन, जर्मेनियम है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम। बेटा 7 तत्व है, 6 ही तो है ना। इनको अपन अच्छे से याद रख सकते क्या? है ना, 3 और 2 5 दिखाई गई है ना। बेसिकली 6 बताया जाता है, पर इनको तो याद रख सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो ना। करना, इनको 2-3 बार लिख लेना ताकि आपको ये याद हो जाए। चलो, अक्रिय गैस से अब आ जाओ भाई। ये क्या हुआ? अपन ने धातु पढ़ी, अधातु पढ़ी, उपधातु पढ़ी, अब अक्रिय गैस अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज वहां सब क्रियाशीलता थी तो सही ना, कोई किसी के साथ रिएक्शन कर तो रहा था ना। बट ये तो एकदम ही ये है कि ये वो लोग हैं जो बिल्कुल दुनिया से विरक्त हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कौन किसके साथ जुड़ रहा है, कौन किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। बस इन्हें तो इतना पता है कि हम ना तो लेते हैं ना किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इसलिए इन्हें क्या कहा गया? अक्रिय गैसें, और इन्हें नोबल गैसों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये समूह 18 में आते हैं। ये तत्व के साथ समाप्त हो जाते हैं। गैसीय प्रवृत्ति के होते हैं। कब्जे में भरे ऑर्बिटल्स की उपस्थिति के कारण इनके पास रासायनिक संयोजन में भाग लेने वाले बहुत कम प्रवृत्ति में होते हैं। ये बेसिकली रिएक्शन करते ही नहीं है। ठीक है, इन्हें अक्रिय गैसों के नाम से जाना जाता है। चले, प्रतिनिधि तत्व सबसे इंपॉर्टेंट चीज। प्रतिनिधि तत्व यानी कि जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। जैसे लीडरशिप नहीं होती है, कुछ लोग होते हैं ना आगे खड़े होते हैं, पीछे उनका मोर्चा होता है, लेकिन आगे एक व्यक्ति लीडरशिप करता है। वैसे ही जो समूह एस ब्लॉक के तत्व होते हैं हमेशा लीडरशिप करते हैं। बाकी तत्व उनके साथ हैं, बट हमेशा एस और पी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग प्रतिनिधि तत्व के नाम से जानते हैं। नीट और जेई वाले भी चीज ध्यान कर लेना, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रतिनिधि तत्व किन्हें कहा जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना एस और पी ब्लॉक के तत्वों को प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। डन। फिर आता है संक्रमण तत्व। हम सब जानते हैं डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। आंतरिक संक्रमण तत्व, एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण कहा जाता है। और ये लाइन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का,
ट्रांस यूरेनियम तत्व या परा यूरेनियम तत्व किसे कहते हैं? तो यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को परा यूरेनियम तत्व कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को परा यूरेनियम तत्व कहा जाता है। डन, बात समझ में आ गई होगी सभी को। तो चलते हैं आगे। भौतिक गुणों में रुझान। भौतिक गुणों में रुझान यानी कि तत्वों में बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे जाने पर क्या परिवर्तन होता है? तो सबसे पहले परमाणु त्रिज्या। बच्चों, परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो हम सब जानते हैं कि ये आपका नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ कक्षक है। तो नाभिक और बाह्यतम कक्ष के बीच की दूरी हमेशा क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। किस किस के बीच? नाभिक और बाह्यतम कक्ष के बीच की दूरी हमेशा क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है ना। इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी शेल के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कोई तत्व गैर धातु या धातु है तो 3 अलग अलग रूप में इसकी परमाणु त्रिज्या का उपयोग किया जाता है, जिसमें 4 प्रकार दिखाए गए हैं: सहसंयोजक, आयनिक, वॉन डेर वाल और धात्विक त्रिज्या। बहुत इजी है ये चारों कॉन्सेप्ट, बट यहाँ से जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है। ठीक बात है। चले, या जल्दी जल्दी बताओ हाँ या ना, बात समझ आई है या नहीं? कितने बच्चों को क्लियर हो गया कि यस मैम, हमें तो बात समझ में आ गई है? जल्दी से बताओ राजा। क्लियर है? ओके, डन। चलते हैं आगे। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन सहसंयोजक त्रिज्या के बारे में। देखो बेटा, सहसंयोजक त्रिज्या किसे कहते हैं? विशुद्ध रूप से सहसंयोजक एकल बंध द्वारा एक साथ रखे गए 2 परमाणु, ध्यान करो है ना, 2 परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? सहसंयोजक त्रिज्या। यानी ये परमाणु Ha है, ये परमाणु Hb है। इन दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। डन, बात समझ में? सहसंयोजक त्रिज्या किसे कहते हैं? 2 परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। डन, याद हो गया होगा। इस तरह से आपको कंफर्म याद हो जाएगा। चलते हैं, तो इस त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं? सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। चलिए जी आगे। अब आता है आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या क्या कहते हैं? आयन के नाभिक और नाभिक से दूरी जो होती है बाह्यतम कक्ष की, उसे आयनिक त्रिज्या कहते हैं। आयन मतलब आपके पास कोई परमाणु है और उसमें से आपने या तो उसका ऋणायन है या फिर वो क्या है? एक धनायन है। तो नाभिक और उसके बीच की दूरी, नाभिक और उसके बाह्यतम कक्ष के बीच की दूरी क्या कहलाती है? आयनिक त्रिज्या कहलाती है। आयनिक त्रिज्या धनायनिक भी हो सकती है और ऋणायनिक भी हो सकती है, क्योंकि ऋणायन के रूप में भी काम में आ सकता है आयन, और धनायन के रूप में भी जाना जा सकता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी। आयन शब्द लेना का मतलब है धनायन या ऋणायन, और धनायन परमाणु है, ऋणायन परमाणु है, तो धनायन परमाणु में नाभिक से बाह्यतम कक्ष के बीच की दूरी, ऋणायन है तो वो भी नाभिक से बाह्यतम कक्ष के बीच की दूरी क्या कहलाती है? आयनिक त्रिज्या कहलाती है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे कई बार भूल जाते हैं, आयनन नहीं है ये, आयनिक है। ध्यान से सुनो, ठीक है? शब्दों में कोई हेरफेर नहीं बेटा। अब आता है वॉन डेर वाल त्रिज्या। वॉन डेर वाल त्रिज्या कुछ नहीं होती है, आपके पास 2 अणु फॉर्म में है ना। वो परमाणु था, अब अणु है। 2 अणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, अणु, ठीक है? क्या है बेटा? अणु, परमाणु नहीं। 2 अणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? वॉन डेर वाल त्रिज्या कहलाता। ध्यान से, है ना। नोबल गैसों में ये वॉन डेर वाल बल कमजोर कर देता है। महान गैस, वही नोबल गैसों के परमाणुओं के केंद्र के बीच की दूरी का आधा। बस मैं जो ट्रिक बता रही हूँ वो ध्यान से सुनना। 2 परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? वॉन डेर वाल त्रिज्या कहलाता है। डन, बात समझ में आई तो फटाफट एक बार थम्स अप जरूर भेजें। इजी है ना, ये तरीका बहुत अच्छा है, आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। चलते हैं आगे। अब आता है धात्विक त्रिज्या। कुछ नहीं, कोई धातु होता है, उसके नाभिक और बाह्यतम कक्ष के बीच की दूरी क्या कहलाती है? जैसे आपके पास सोडियम एक धातु है ना, पोटेशियम एक धातु है, तो इन धातुओं के जो नाभिक हैं उनसे बाह्यतम कक्ष के बीच की दूरी क्या कहलाती है? धात्विक
धात्विक त्रिज्या कहलाती है। क्लियर, डन, ओके, थैंक यू। चलते हैं आगे। अब आता है आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन। आवर्त सारणी हम सब जानते हैं, एस पी डी एफ सबने देख ली है, बार बार वही चीज। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आवर्त सारणी जो आपकी है, इस आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे जाने पर क्या परिवर्तन होता है। एक बात नोट करो, ऊपर से नीचे जाने पर हमेशा आकार में क्या होता है बेटा, आकार में वृद्धि। आकार में वृद्धि तो परमाणु त्रिज्या में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। बाएं से दाएं जाने पर आकार में क्या बेटा, आकार में कमी, और परमाणु त्रिज्या में भी क्या होती है बेटे, कमी होती है। क्लियर, बात समझ में आई। ऐसा क्यों दीदी, ऐसा क्यों मैम? क्योंकि अगर आपके आकार छोटा है ना, अब आप इनके नाभिक के बीच की दूरी देखो, एक आपका आकार बड़ा है तो इसकी दूरी देखो, बताओ किसकी कम किसकी ज्यादा? छोटा आकार त्रिज्या छोटी, बड़ा आकार त्रिज्या बड़ी, हाँ या ना? क्लियर है, बात समझ में आ गई, सबको बात क्लियर हो गई होगी। चले, ओके, डन। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, एक अवधि में भिन्नता, एक समूह में, यानी आवर्त में बाएं से दाएं और समूह ऊपर से नीचे। तो क्या कह रहा है, परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे आने पर बढ़ जाती है और बाएं से दाएं जाने पर घट जाती है। तो क्लियर हो चुका होगा, बात भी समझ में आ चुकी होगी। चलते हैं आगे। आयनिक त्रिज्या की बात करें तो क्या होगा बेटा, आयनों के रूप में बात किए, धनायन या ऋणायन। अब धनायन की हमेशा नोट कर लो कि अगर धनायन है तो धनायन का मतलब होता है धनवान लोग धन का दान करते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास ये धनायन है ना, आपके पास ये परमाणु है सोडियम, ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में से दान कर दिया, त्याग कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन का दान किया तो अब इसका आकार क्या हो गया बेटा, छोटा हो गया। यानी पॉजिटिव चार्ज जब भी होगा तो आकार में क्या होगी, कमी होगी। पॉजिटिव चार्ज परमाणु त्रिज्या में कमी, नेगेटिव चार्ज परमाणु त्रिज्या में वृद्धि। रटना नहीं है, समझना है। माइनस का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। जब हम धन को किसी से लेते हैं तो धन में वृद्धि होती है, जब हम किसी को दे रहे हो तो वहां तो कमी हो गई ना भाई, हाँ या ना? ये वो लॉजिक नहीं है कि बांटने से बढ़ता है, वो लॉजिक अलग है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में से निकाल दिया तो वो आकार तो छोटा हो गया ना बेटा, और वहीं पर आपने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो वो आकार तो बड़ा हो गया ना बेटे। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। तो चलो आ जाओ जी, आ जाओ, चलते हैं आगे। जैसे ही कैटायन और एनायन की बात कर दिए, इलेक्ट्रॉन को हटाना और इलेक्ट्रॉन को जोड़ना। चलो आओ, सम इलेक्ट्रॉनिक, ये क्या होता है? सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब वे स्पीसीज या वे तत्व या वे उन तत्वों का समूह जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो। तो यहाँ पर कुछ दिखे गए हैं, है ना, O-2, F-, Na+, Mg+2, राइट। अब बच्चों नॉर्मल बात करते हैं ना, सामान्य परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक बात है। परमाणु क्रमांक 8, 9, 11 और 12, ठीक है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो कितने हो गए, 10। इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 10। इसने 1 इलेक्ट्रॉन का दान किया, 10। इसने 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया, 10। सब में क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है क्या बेटा? भाई परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या तो सब में समान, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर ही होते, पर इसमें इसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए? 8 थे इसके पास, इसने 2 और ग्रहण कर लिए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाँ या ना? अब इसके पास 9 थे, 1 ग्रहण कर लिया, 1 दान कर दिया, 2 दान कर दिया, तो लास्ट में सबके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है बेटे? समान। तो इसलिए क्या कहा जाता है, सम इलेक्ट्रॉनिक। ओके, जल्दी बताओ यस और नो। डन, चलते हैं आगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्रदर्शित करो तो आयनन एंथैल्पी। कुछ नहीं, सिंपल सा समझो, कोई भी परमाणु के बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक
आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है बेटा? आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसे आयनन ऊर्जा, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्रदर्शित करूं तो आयनन विभव भी कहा जाता है। ऊष्मा में व्यक्त करूं तो आयनन एंथैल्पी कहा जाता है। डन? क्लियर? ओके ओके ओके। अब देखो बेटा, आयनन ऊर्जा जो होती है, अगर आप सामान्य की देखें और एक आयनन में देखें तो आप देखेंगे कि आपके पास एक परमाणु है जो उदासीन है और दूसरा है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो बताओ कौन आसानी से देगा? तो यहां से जब निकलेगा तो वो आसानी से देगा, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम। और वहीं पर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी भाई? ज्यादा। भाई क्यों? क्योंकि इनमें क्या हो गया, पहले से इलेक्ट्रॉन दे दिया है। इलेक्ट्रॉन दान किया तो आकार छोटा हुआ, छोटा हुआ तो नाभिक के पास आया, नाभिक के पास आया तो अब अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी नहीं है। जैसे कोई भी बच्चा है, छोटे बच्चे स्कूल में झगड़ा कर लेते तो एक दूसरे को धनाधन मार देते, वहीं अपनी माँ के पास आने के बाद में मार के बताओ तो हैं अपना राज है साहब, ऐसे कैसे मार दोगे? है कि नहीं? तो वही स्थिति है कि इलेक्ट्रॉन यदि नाभिक के नजदीक है तो वहां से निकालना पॉसिबल नहीं है, तो उसे ज्यादा देनी पड़ेगी, बहलाना फुसलाना पड़ेगा, तब जाके आप उसे निकाल पाओगे। राइट? तो बात समझ में आ गई होगी। तो अलग गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा तापीय धारिता इकाई के केजी प्रति मोल और आयनीकरण क्षमता प्रति इकाई परमाणु इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, ये सबसे इजी तरीका है जो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। थ्योरी तो ठीक है, याद ही है। क्रमिक यानी कि एक के बाद एक, है ना? ध्यान दो मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपके पास, ठीक है, उदासीन परमाणु, फर्स्ट आयनन एंथैल्पी, फिर एक निकलने के बाद, फिर दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद। ठीक है, अब आप देखेंगे उदासीन में से ऊर्जा निकाले, है ना? तो कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। फिर सेकंड आयनन एंथैल्पी, और ज्यादा ऊर्जा चाहिए। फिर थर्ड आयनन एंथैल्पी, और ज्यादा ऊर्जा चाहिए। क्यों? क्योंकि ये और नजदीक आ गया नाभिक के। आकार में जितना प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा आकार उतना ही छोटा होता जाएगा और वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। राइट? बात समझ में आ गई होगी। यस और नो जल्दी से बताओ। क्लियर है? डन। चलते हैं आगे। ये रही आपकी आयनन, जैसे कि एल्यूमिनियम उदासीन अवस्था में था तो उसने दे दिया इसकी ऊर्जा, है ना? तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, अब देखो लगातार बढ़ती जा रही है कि नहीं जा रही है? जा रही है ना। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज बढ़ रहा है। प्लस चार्ज बढ़ रहा है तो नाभिक के नजदीक आ रहा है, आकार छोटा हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा आपको देनी होगी। चले, डन है? ओके, चलते हैं आगे। वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल। वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग ए पीरियड, है ना? आवर्त और समूह, है ना? वर्ग यानी कि समूह में और वहां पर आवर्त के रूप में। बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे क्या परिवर्तन होता है? ऑफ कोर्स ऊपर से नीचे आएंगे आकार में वृद्धि, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। बाएं से दाएं आकार में कमी, इलेक्ट्रॉन आसानी से। देखो, एक कॉन्सेप्ट से दूसरे वाली थ्योरी एक झटके में समझ में आ गई। इसीलिए मैं कहती हूं कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, थ्योरी तो आ ही जाती है। बाएं से दाएं क्या होगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन एंथैल्पी जो है वो क्या होगी? ज्यादा। और ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी का मान घट जाता है। क्लियर है? तो एक बार थम्स अप जरूर भेजो। फटाफट 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 जी, फटाफट। चलते हैं आगे। किसी समूह में आयनीकरण की कमी के कारण निम्नलिखित कारकों में से एक है। एक तत्व से दूसरे तत्व में जाने में मुख्य ऊर्जा के गोले की संख्या में वृद्धि होती रहती है, यानी कि संख्या में एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है, या इलेक्ट्रॉन यदि आपके पास जा रहे हैं तो कक्षक बढ़ते जाएंगे। ऊपर से नीचे आने तो लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ने से कक्षक बढ़ रहे हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है, बाएं से दाएं जाने पर नहीं होता। तो ये ग्राफ आप देख सकते हैं। ये ग्राफ किस बारे में बात कर रहा है? लिथियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन, यानी कि बाएं से दाएं और ये ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे आने पर घट रही है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रही है। हाँ या ना? बढ़ रही है और यहाँ पर ये घट रही है। ग्राफ से इजीली क्लियर हो रहा है। बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलते हैं आगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा, क्या भाई, इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा, ठीक बात है, बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा का मतलब क्या, कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए, किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। वहां पर आयनन एंथैल्पी में क्या हो रहा था, ऊर्जा का क्या हो रहा था, यहाँ पर ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, वहां पर ऊर्जा ग्रहण की जा रही थी। बिकॉज एक हाथ से देना तो दूसरे से तो लेना होगा ना। इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं तो ऊर्जा ग्रहण करेंगे, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं तो ऊर्जा का दान करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कब कहलाती है, जब इलेक्ट्रॉन को किसी उदासीन परमाणु में जोड़ा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आई। जैसे कि X कोई तत्व है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ा गया है तो माइनस चार्ज आ गया, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है। बात समझ में आई। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस क्लिक करना चाहिए। अधिकांश तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉन हासिल करना एंथैल्पी नकारात्मक है। उदाहरण के लिए हेलोजन के लिए इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है तो ऊर्जा में कमी होती है और ऋणात्मकता प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके पास वाली अक्रिय गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हीलियम, अगर लिथियम है, लिथियम को हीलियम में कन्वर्ट करना है, नहीं सॉरी सोडियम है, सोडियम को क्यों लो, फ्लोरीन को लो ना, फ्लोरीन को नियोन में कन्वर्ट करना है तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद तुरंत वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नियोन में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ या ना, सही है। तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। अगले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्थान पर रखना पड़ता है, जिससे कि अत्यधिक अस्थिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन प्राप्त हो जाता है। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्रमिक इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा, क्रमिक, सक्सेसिव मतलब क्रमिक इलेक्ट्रॉन, एक के बाद एक में इलेक्ट्रॉन जोड़ा, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, तो क्या परिवर्तन आता है। तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तब तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, पर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो माइनस चार्ज नहीं आ गया। आपके पास एक है ना, ये उदासीन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, माइनस। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन यदि आप इसके पास लेकर जाओगे तो इस पर भी माइनस और माइनस, तो इनमें क्या होगा भाई, प्रतिकर्षण नहीं होगा क्या। तो अब ऊर्जा उत्सर्जन कम हो जाएगा, हो सकता है कि आपको ऊर्जा देनी भी पड़े। तो इसीलिए धीरे धीरे जो होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान धीरे धीरे कम हो जाता है। डन, बात समझ में। तो ऋणात्मक रूप से ये आप पढ़ोगे थ्योरी में तो बात समझ में, बट जो मैंने बोला है वो ज्यादा अच्छा क्लियर समझ में आएगा। चलते हैं आगे। उदाहरण के लिए जब आयन बनाने के लिए ऑक्सीजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो वहां पर ऊर्जा निकलती है, और O2 माइनस आयन बनाने के लिए O माइनस आयन में एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है। तो नकारात्मक रूप से चार्ज किए गए जीरो आयन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकर्षण को दूर करने के लिए ऊर्जा अवशोषित, मैंने कहा ना, उत्सर्जन की बजाय अब ऊर्जा देनी पड़ती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ तो माइनस में है यानी ऊर्जा उत्सर्जन हो रहा है, बट यहाँ प्लस में है, इसका मतलब यहाँ पर ऊर्जा का क्या हो रहा है बेटा, अवशोषण हो रहा है। क्लियर है, बिल्कुल ओके, डन। फैक्टर ऑन विच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स, यानी कि अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा जो है, इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा जो है वो किन किन फैक्टर पर निर्भर करती है। तो परमाणु के आकार पर, नाभिक के आवेश पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। तो परमाणु का आकार जैसे जैसे बढ़ता है, नाभिक और उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है, हासिल करने की क्षमता कम हो जाती है, आप सब जानते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें कि आकार बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना तो आसान है, पर आकार यदि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा नहीं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम ऐसा क्यों? अरे भाई वो नाभिक से दूर हो गया ना, अब अट्रैक्शन नहीं है तो कैसे जोड़ेंगे? जोड़ने के लिए ऊर्जा उसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो गेन एंथैल्पी का मान धीरे धीरे क्या हो जाता है,
कम होता चला जाता है। नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो लाभ नकारात्मक हो जाता है। सममित विन्यास वाले परमाणु में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को लेने का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अस्थिर हो जाता है। उस स्थिति में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी में जो लाभ होता है वो सकारात्मक होता है क्योंकि ऊर्जा का अवशोषण होता है। इलेक्ट्रॉन लाभ एंथैल्पी में परिवर्तन, परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ इलेक्ट्रॉन लाभ एंथैल्पी अधिक नकारात्मक है। समूह में इलेक्ट्रॉन लाभ एंथैल्पी में परिवर्तन, हम सभी समूह में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का लाभ धीरे धीरे कम होता चला जाता है क्योंकि जुड़ने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है आकार में वृद्धि के कारण। तो यहाँ पर आप एक इमेज में अच्छे से इस चीज को देख सकते हैं कि यहाँ पर आप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम धीरे धीरे देखो क्या हो रहा है, माइनस में वैल्यूज क्या हो रही है, घट रही है ना। तो धीरे धीरे क्या होता जाता है, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे आप देखते हैं तो इन चीजों में वेरिएशन आने लगता है। अगर आपका आकार छोटा है तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अच्छे से वर्क करेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ जाएगा, ऊर्जा का उत्सर्जन हो जाएगा। वहीं पर यदि आपने क्या किया, अगर आपने आकार बड़ा कर दिया तो वहां पर ऊर्जा अवशोषण की बजाय उत्सर्जन के बजाय अवशोषण होना होगा क्योंकि अब इतना आसान नहीं है, नाभिक से डिस्टेंस बढ़ रही है। डन, बात समझ में आ गई होगी। अगर आप इन चीजों को देखें तो एक रेशो कहते हैं, आंकड़ों के साथ देखा जाए तो अच्छे से चीजें टॉपिक क्लियर हो जाता है। विद्युत ऋणात्मकता। अब विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है भाई साहब? विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है कि किसी भी परमाणु के नाभिक द्वारा दूसरे परमाणु के बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं? जब हम किसी भी दो परमाणु की बात करें तो एक परमाणु दूसरे परमाणु के बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो हम तो यही तो कहते हैं फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है, इसीलिए उसकी विद्युत ऋणता क्या होती है? ज्यादा होती है। विपरीत एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन हासिल एंथैल्पी एक दूसरे के औसत दर्जे की मात्रा में नहीं है। विद्युत ऋणात्मकता में कई पैमाने, पॉलिंग स्केल, मिलिकन जॉफ स्केल, एलेड-कोचो स्केल विकसित किए गए और उसके आधार पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्थिर नहीं है। इसके आधार पर भिन्न भिन्न रूप से यह बातें समझाई गई, जिसमें एक आवर्त में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी बाएं से दाएं जाने पर तो बढ़ती है, ऊपर से नीचे आने पर घटती है। ये बात थोड़ा सा ध्यान कर लेना ताकि बात समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन की तरफ देख रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है बेटा? घट रही है। डन, हाँ या ना जल्दी बताओ, बात समझ में आई है या नहीं सभी को? वेरी नाइस। चलो जी, अब आता है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज अलोंग ए पीरियड। यानी कि अगर आप देखें कि केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म यदि आवर्त में देखें, वर्ग में देखें तो किस तरह से कार्य करता है ना। तो आवर्त में किस तरह से चरम बाएं से दाएं जाने पर अधिकतम अवधि में कमी, गैर धात्विक लक्षण जो धात्विक लक्षण में कमी, अधात्विक लक्षण में वृद्धि, ऑक्साइड प्रवृत्ति घटती है और वहीं अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको वर्बली थोड़ा सा देख लेना है, बाकी ज्यादा इफेक्टेड नहीं है। एक समूह के नीचे, ऊपर से नीचे जाने पर विविधता कैसे प्रदर्शित होती है? धातु ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, वहीं अधात्विक गुण ऊपर से नीचे जाने पर घटते हैं। ऑक्साइड की मूल प्रवृत्ति जो होती है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, इसीलिए ऑक्सीकरण की मूल प्रवृत्ति में स्वाभाविक रूप से बढ़ती। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है? वृद्धि होती है क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागे जा सकते हैं। ऊपर से विविधता क्या होती है? ऑक्साइड का अम्लीय, आमतौर पर अम्लीय गुण घटता है, क्रियाशीलता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, गैर धात्विक क्रियाएं में कमी होती है। तो ये तो वही बात हो गई ना, ऊपर से नीचे आने पर हमेशा धात्विक गुण बढ़ेंगे, बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटेंगे, अधात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर क्या होते हैं? बढ़ते हैं। क्लियर है बात, कोई दिक्कत ही नहीं। अम्लीय गुण बाएं से दाएं जाने पर बढ़ते हैं, ऑक्साइड गुण घटते हैं, नॉर्मल बात है। चलो जी, एलिमेंट 4 के, चलो जी चलो, क्या कह रहा है? समूह 1 लिथियम, बेरिलियम और समूह 13 से 17 के प्रत्येक समूह का पहला क्या भाई?
पहला क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि आपके पास अगर चले समूह 1 लिथियम और 2 बेरिलियम और समूह 13 से 17 फ्लोरीन के प्रत्येक समूह का पहला तत्व उसके संबंधित तत्वों के अन्य सदस्यों के साथ अलग है, 4 धातुएं अन्य के साथ में। अब ये मैं बताती हूँ इसका ओवरऑल व्यू क्या कहना चाहता है, ये थ्योरी क्या कहना चाहती है कि आप सब देखते हैं कि आवर्त सारणी में एक वर्ग, एक समूह में तत्वों की यदि बात की जाए तो वो तत्व सब समान है, एक जैसे गुण प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अगर वही तत्व दूसरे के साथ समानता प्रदर्शित करता है तो इसे हम क्या कहते हैं? तो हमसे हम विकर्ण संबंध कहते हैं। ऐसा है जैसे अपन देखें कि अपने पास बोरॉन है ना, बेरिलियम है, तो वो किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ में गुण समानता प्रदर्शित करता था। वो उसका कौन सा रूप हुआ? वो उसका कौन सा रूप हुआ भाई? तिरछा गुणित तो हुआ, हाँ या ना? तो भाई अगर बेरिलियम की बात करूं तो वो एल्यूमिनियम के साथ में तिरछा गुण प्रदर्शित कर रहा है, तो इसे अपन विकर्ण संबंध कहते हैं। सह संयोजक चरित्र होता है, इन समूहों में अन्य अधिकतम मान आयनिक गुण बताते हैं। देखा गया है कि दूसरी अवधि में कुछ तत्व इस समूह के साथ में समानता दिखाते हैं, अलग अलग समूहों से संबंधित होते हुए भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। उदाहरण के लिए तिरछे रखे गए तत्वों के गुणों में समानता को विकर्ण संबंध कहा जाता है। कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, तो अच्छे से बात समझ में आ गई होगी, बात क्लियर हो गई होगी, तो विकर्ण संबंध क्लियर। ओके डन। तो चलते हैं, आज का ये जो वन शॉट था आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश किया है कि बहुत ज़्यादा जो थ्योरीज हैं उनको सबको शॉर्ट फॉर्म में आप तक पहुंचाया जाए, ये डिलीवर करने की कोशिश की है। तो अच्छे से इन चीज़ों को जो मैंने समझाया है, जो छोटे छोटे रूप मैंने बताए हैं, वैसे ही आप अपने नोट्स में बनाएं ताकि आपको कम समय में अच्छे से बातें क्लियर हो जाए। तो अच्छे से पढ़ो, 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करो ताकि चीज़ें सारी क्लियर हो जाए। तो चलते हैं, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।